हेलो। हेलो। तो फोर ब्रेन पढ़ लिया हमने। तो मूविंग ऑन टू मिड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने लिम्बिक सिस्टम पढ़ा था लास्ट क्लास में और हाइपोथैलेमस पढ़ा था। तो आगे बढ़ते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड है? मिड ब्रेन लोकेटेड होता है थैलेमस और पॉन्स के बीच में, या कहें हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में। जैसे लिखा हुआ है ना, तो इसको ये नहीं समझना कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में, नहीं। थैलेमस और पॉन्स के बीच में है या हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में है, ठीक है। और वो फोटो दिमाग में याद आना चाहिए, ये वाला, जिसमें ये थैलेमस हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। ये पॉन्स है, तो उसके बीच में ये हिस्सा क्या है? मिड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन में दो ही चीजें पढ़नी है। एक, चार इसमें होती हैं लोब्स और एक होता है कैनाल। तो जो चार लोब्स होती हैं मैं पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में। क्या नाम है इसका? कॉर्पोरा। कॉर्पोरा मतलब बॉडीज। कितनी बॉडीज हैं? क्वाड मतलब चार। तो चार राउंडेड बॉडीज हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ठीक है। और इनका मैंने काम भी बताया था। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा एक कैनाल पास होता है जो ब्रेन की कैविटीज को, जो कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होती हैं, उनको जोड़ता है। ब्रेन की कैविटी को जोड़ता है। तो ब्रेन में कैविटी है, तो हमें यह भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कैविटी है। तो पहले हम लोग कैविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रेन में जो कैविटी है, ये तुम्हारा ब्रेन है। इसको देखो, ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है। ये व्यक्ति ऐसे खड़ा है, तुम इधर से देख रहे हो, ठीक है। अंदर का ये भेजा है, और भेजे के अंदर ये कैविटी है, ये जो ब्लू वाली दिखा रखी है। तो यहां पर ये एक कैनाल है, ऐसे। और ये पीछे से, इसके इस वाले हिस्से के पीछे से ट्यूब आ रही है ये, ठीक है, ऐसे। और यहां इसके बगल में तुम देख रहे हो एक और ऐसा दिख रहा है, यानी दो कैविटीज बगल बगल में है। तो अगर इसको हम इमेजिन करने की कोशिश करें तो ब्रेन में ये इस तरीके से है। ये मेरी जो उंगलियां हैं, ये समझ लो कैविटी है। तो तुम सामने से देख रहे हो तो यही उंगली दिख रही है ना, है तो इधर भी ना, ये पीछे भी। तो दो बगल बगल हैं, और उसके बाद एक इधर है और एक नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसी को अगर तुम सामने से देखोगे तो ये तुम्हें आगे ऐसे दिख रही है, बगल बगल। यहां पर है, ये है। तो इसको फर्स्ट वेंट्रिकल कह रहे हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। और यहाँ लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये कैविटी। ये कैविटी किसके बीच में है? लेफ्ट से, कल ऐसे बताया था कुछ ऐसे ऐसे करके, तो ये उसके बीच में है। ये वाला राइट के बीच में है, ये डायनसेफलॉन के बीच में है, और ये हाइंड ब्रेन के बीच में है। समझे? हाइंड ब्रेन किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। नीचे ही तो आ रहा है ये। अरे यार, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा भाई, भेजा अंदर से निकाल के थोड़ी दिखा देंगे। फोटो में भी वो 3D नहीं दिखेगा, फोटो में भी कैसा दिखेगा? 2D। कैसा? अब इसको सामने से दिखा दिया गया, तो सामने से देखिए, ये रहा। ये तो देखो, ये वाला है थर्ड वेंट्रिकल, ये वाला है फोर्थ वेंट्रिकल, और इसके बीच में ये क्या है?
कैनाल, और इसी कैनाल को क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट। और इस तरफ साइडवेज फोटो देख रहे हो तो उसमें ये वाला, ठीक। बाकी ये यहाँ पर इसको छोड़ दो, ये बगल बगल हैं, ये याद रखो, बगल बगल हैं तो लेटरल वेंट्रिकल। ये रहा फर्स्ट वेंट्रिकल, ये रहा सेकंड वेंट्रिकल, ये वाला थर्ड वेंट्रिकल, ये वाला फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तुम बना पाओ तो मैं इधर बना दे रहा हूं तुम्हारे बनाने के लिए डायग्राम। ये बेटा पूरा हिस्सा ये फोर ब्रेन के अंदर का है, ये वाला हिस्सा मिड ब्रेन के अंदर का है, और ये वाला हाइंड ब्रेन का। ठीक, इसको इमेजिन करो यार, ये वाला हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये हो गया मिड ब्रेन, और ये हो जाएगा हाइंड ब्रेन। ये सेरिबेलम है, इसे खुला हुआ है पीछे से, यहां से सेरिबेलम खोल दिया। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। तो ये अंदर की कैविटी है, वही कैविटी जिसमें भूसा भरे होने की बात हो रही थी, याद आया। तो ये वाला तुम्हारा मान लो जैसे ये फर्स्ट वेंट्रिकल हो गया, ये सेकेंड वेंट्रिकल, क्योंकि लेकिन दोनों बगल बगल हैं, तो ये कैसे हो गए लेटरल वेंट्रिकल, या इन्हीं को कहते हैं पैरासील, बोल के बताओ। फिर ये वाला है थर्ड वेंट्रिकल, इसको कहते हैं डायोसील, क्या कहते हैं। और ये वाला है फोर्थ वेंट्रिकल, इसको कहते हैं मेटासील, क्या कहते हैं, मेटासील। और इन दोनों के बीच में ये वाला हिस्सा क्या है, ये है सेरिब्रल एक्वीडक्ट, या इसको आइटर ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइटर ऑफ सिल्वियस। तो ये किस हिस्से में पड़ रहा है, मिड ब्रेन के। तो मिड ब्रेन में आपको दो चीजें याद रखनी, कौन कौन सी, चार बॉडीज, दो सुपीरियर कॉलिकुलाई, दो इंफीरियर कॉलिकुलाई, करते क्या है, ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स, यानी किसी साउंड के डायरेक्शन में गर्दन को मोड़ना और उस ऑब्जेक्ट को ढूंढना, उसको लोकेट करना कि आवाज कहां से आ रही है। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स। और दूसरी चीज मिड ब्रेन में क्या है, सेरेब्रल एक्विडक्ट, जो कि कनेक्ट करता है उन वेंट्रिकल्स को जो फोर ब्रेन में थर्ड वाला है और हाइंड ब्रेन में फोर्थ वाला है, उसको कनेक्ट करते हैं। समझ आ गया। तो मिड ब्रेन में इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक बेटे, चलिए आखिरी पार्ट है ब्रेन का, वो क्या है, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में तीन चीजें पढ़नी रहती हैं, कौन कौन सी हैं, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो पॉन्स वेरोलाई के बारे में तुम कुछ पहले पढ़े हुए हो, है ना। बाकी एनसीईआरटी कहती है कि इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के हिस्सों को कनेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक सेंटर हुआ करता था, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या कराता था ये, इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेथ्स। और दूसरा था ए न्यूस्टिक सेंटर, ये क्या करता था, हाँ ये इंक्रीज करता था ड्यूरेशन, इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ ब्रेथ। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा,
मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत सारे काम करता है और बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे देखिए, ये इन्वॉल्व होता है कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस में। कार्डियो मतलब क्या होता है? हार्ट। तो जैसे कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट, तो हार्ट रेट का बढ़ना या हार्ट रेट का घटना। फिर वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करेगा, एक प्रेशर से फ्लो करेगा, तो उस प्रेशर का बढ़ना या घटना। ठीक है, ये कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स में आ गया। फिर रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस भी हैं। हमने पढ़ा था ना कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है यहाँ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसमें डीआरजी पढ़े थे, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब भैया पीछे का नहीं याद आएगा तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, बताइए आप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, या इसको बोलते थे एक्सपायरेटरी सेंटर। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इंस्पायरेटरी सेंटर, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक्सपायरेटरी सेंटर। यहां से इंस्पिरेशन होता है, यहां से एक्सपिरेशन होता है। फिर इसके अलावा जितना हमको खांसी आती है, छींक आती है, ये सब कहां से कंट्रोल हो रही है? मेडुला से। वॉमिटिंग सेंटर भी कहाँ होता है? मेडुला में। ठीक है, हिचकी, हिकअप्स, हिकअप्स भी कहां से आते हैं? और यस, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस। और जैसे सलाइवेशन, सलाइवा रिलीज होना, ये सब किसका काम है? मेडुला का। ठीक है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर भी कहाँ लोकेटेड था? मेडुला में ही लोकेटेड था। तो बॉडी में जितने इनवॉलेंट्री फंक्शन है, इंटरनल ऑर्गन्स के जो काम हैं, जो बिना हमारी इच्छा के कंट्रोल हो रहे हैं, वो कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। और सेरिबेलम की बात करें तो इसको तो हम बोलते हैं ना स्मॉल सेरेब्रम, छोटा दिमाग। तो ये क्या करता है? अरे क्या करता है सेरेबेलम, कुछ बताए नहीं थे इसके बारे में? चलो कोई नहीं। इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी एक्टिविटीज। आप जितना भी काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उसको बिना आपके जाने कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो मैं इतने फ्लो में ऐसे ऐसे लिख ले रहा हूँ, मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इधर से जो दिमाग में थॉट आ रहा है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यानी मैं कहूंगा अनकॉन्शियस कंट्रोल है ऑफ कॉन्शियस ब्रेन। जितना मैं होश में हूं, उस होश को बिना मेरे होश के ये कंट्रोल कर रहा है। नहीं, मैं जितना होश में हूं बस उतने का ही मुझे होश है, और जितने का मुझे होश है उतने होश को ये बिना होश के कंट्रोल कर रहा है। क्या सर, ऊपर से गया? मैंने इतना होश होश बोला कि लोग बेहोश हो गए। देखिए, मोटर स्किल्स जो होती हैं आपकी, मोटर स्किल यानी चलना फिरना, कूदना, लिखना, साइकिलिंग करना, डांस करना, स्विमिंग करना, जितनी रिपीटेटिव एक्टिविटीज हैं और बॉडी की मूवमेंट्स के थ्रू होती हैं, वो सब कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं? उनका बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है? सेरेबल। ठीक है, तुम बैठे हो ना, तो ये भी एक बैलेंस ही है। अगर चक्कर आ जाए तो बैठ भी नहीं पाओगे, इसे करके लटक के गिर जाओगे। इतना ही गिर सकते थे बेटा, इससे ज्यादा मैं गिर नहीं सकता। कैसे? अभी मैं गिरा के मारूंगा तुमको। आज मुझे एक और यूपी का, मतलब यूपी का हड़काने वाला ट्रेंड याद आया। अभी नीचे बात हो रही थी तो ये हुआ कि लोग ऐसे बोल देते हैं, यहाँ मारेंगे एक गिनेंगे दो।
है ना, मतलब वो एक इंटेंसिटी बता रहे होते हैं कि हम मारेंगे, बहुत तेज मारेंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा कब तड़तड़ा दिए कस के। तो मारेंगे एक और गिनेंगे दो, अब मारेंगे दो, गिनेंगे एक। तो इस तरीके मारेंगे साए से उड़ जाओगे। तो वो जो बोलते हैं ना साए से, तो उसमें इंटेंसिटी आ जाती है ना। क्यों भैया, ऐसी तो बात करते हैं, कानपुर में नहीं कहते हैं ऐसे बात, कहते हैं। देखिए कानपुर में कहते नहीं है, कहते हैं। ये जो एक्सेंट है ना, कानपुरिया एक्सेंट, हम कह रहे हैं, ये जो झटका देते हैं, ये बड़ा अजीब है। कितने लोग कानपुर से ही हैं? तो तुम लोग ऐसे ही बोलते हो? नहीं बोलते हैं, तुम तो बोल के दिखा दिए हैं, हम तो कहीं दिखा दिए सर। ऐसा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, तो मोटर स्किल्स यहाँ से कंट्रोल होती है। और स्किल की भी ना एक मेमोरी होती है, ठीक है। हमने चलना फिरना बोलना जो भी एक्टिविटीज हमने करी वो सीख ली हैं, अब उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मेमोरी होती है स्किल्स की। ठीक है, और बॉडी की जितनी भी बैलेंसिंग है वो यहाँ से होती है। इसके अलावा बेटा यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको कहते हैं आर्बर वाइटे। क्या कहते हैं? आर्बर वाइटे। आर्बर वाइटे होता है ट्री ऑफ लाइफ। आर्बर वाइटे क्या होता है? ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का पेड़ नहीं। जीवन के लिए जो बहुत जरूरी है वो सेरिबेलम है। उसके अंदर जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है उसकी अरेंजमेंट को देखते हैं तो पेड़ जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो आर्बर वाइटी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ जीएम एंड डब्ल्यूएम, समझ गए? जीएम मतलब ग्रे मैटर और डब्ल्यूएम मतलब व्हाइट मैटर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसके बारे में आपको दिखा देते हैं कुछ फोटो। जैसे ऐसा फोटो देखा आपने, वो वाला देखा होगा पौधा, इसको क्या कहते हैं? विद्यक पेड़। कितने लोग इसको किताब में दबाए हैं? कहते नहीं इसको रखो तो विद्या माता आती है, आई नहीं, है ना, चली गई उल्टा। कहीं रख के एकदम सुखा दिया, विद्या माता सूख गई। और क्या भाई, विद्या माता को लाना था तो गमले में पेड़ लगाते विद्या माता का, उसको पानी देते, कुछ फलती फूलती तो फिर हो सकता है विद्या आती तुम्हें। जैसे मनी प्लांट को मनी के लिए घर में लगाते हैं कि उसका पत्ता तोड़ तोड़ के किताब में रखते हैं, पत्ता तोड़ के गल्ले में रखते हैं दुकानदार, नहीं ना। तो वैसे इससे विद्या नहीं आती है, विद्या पढ़ने से आती है। ठीक है, किताब में पत्ते दबाने से नहीं आती। तो अगर देखो ये सेरिबेलम है, ये वाला हिस्सा, इसको बीच में से काटा है और ऐसे खोल दिया। तो ध्यान से देखना, अब पता नहीं तुमको दिख रहा है वहां से कि नहीं, इसके अंदर ये हाईली ऐसे ब्रांच्ड सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, दिख रहे हैं? ये मैं कम ही बना पा रहा हूं लेकिन इसके अंदर ये काफी ज्यादा ब्रांच्ड होता है। तो इसमें ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये ग्रे मैटर है और अंदर वाला हिस्सा व्हाइट मैटर है। तो ये देखने में ऐसे नहीं लग रहे जैसे पेड़ के तने हो और ये ब्रांचेस ऐसे जा रही हैं, तो उसी तरह तो दिख रहा है। इसमें नहीं खूब ज्यादा ब्रांचिंग हो रखी है। तो बस इसी को कंपेयर करा के इसको बोला गया आर्बर। आर्बर मतलब ही होता है पेड़। आर्बर मीन्स ट्री, आर्बर मीन्स ट्री। तो इसीलिए इसके अंदर ये जो अरेंजमेंट है उसको क्या कह दिया गया? आर्बर वाइटी। अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर appears like a tree, therefore it is called as आर्बर वाइटी। वाइटी मतलब वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब भैया जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे उसको ऑप्टिमाइज कौन करेगा, एक्यूरेसी कौन लाएगा? सेरिबेलम लाएगा।
ठीक है। और अगर सेरिबेलम ही गड़बड़ हो गया तो एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। शराब जो लोग पी लेते हैं बहुत ज्यादा, उनका सेरिबेलम गड़बड़ हो जाता है, फिर उनकी सारी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है, जितना अंदर भरा होता है सब बाहर आ जाता है। भाई एक्यूरेसी मतलब यही ना कि हम सोच के बोल रहे हैं। मान लो हम इनको गाली देना चाह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं और बताओ तुम तो यार बहुत बढ़िया आदमी हो, लेकिन अगर समझ गए होश में नहीं है तो तुम बहुत खराब हो, करके अपना जो भी होगा सब निकल आएगा, और फिर अगले दिन सुबह सोचेगा आदमी ये क्या हुआ। तो अक्सर ऐसा होता है, लोग मूवीज में आपने देखा होगा, से दिखाते हैं कि भैया हिम्मत नहीं हो रही दोस्त को गरियाने की, तो जाके 2 बोतल चढ़ा ली और उसके बाद वो गरियाना चालू कर दिया। वो हिम्मत नहीं होती है, कंट्रोल खो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो गया तो अब होश में नहीं है। और बाद में सुबह जब दोस्त नाराज हो जाएगा कि तुमने ऐसा ऐसा बोला मेरे को, तो कहेंगे अरे यार नशे में था माफ कर दो, खत्म हो गई बात। तो ये नौटंकी है। अगर आपको किसी को सच नहीं बोलना आता और उसके लिए आप डरते हैं और आपको किसी मतलब इसका ड्रग अब्यूज का सहारा लेना पड़े, तो आप बहुत बड़े कायर हैं, फटे हुए टायर हैं। ठीक है। जो सही ना बोल पाए मुंह पे, मुझे वो इंसान बहुत खराब लगता है। बस मेरे मुंह पे नहीं बोलना। वो भी खराब लगता, वो ज्यादा खराब लगता है ना। नहीं, मुंह पे उस बुराई को जरूर करिए जिससे व्यक्ति का फायदा हो जाए, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट कर दे। वो बुराई मत करिए किसी के मुंह पे जिससे उसको हर्ट हो जाए। बुराई वाली करिए जिससे उसका फायदा हो जाए। मान लो जैसे मैं कहूंगी क्या जो है पढ़ते लिखते नहीं हो तुम, घूमते रहते हो हर समय, तो ये क्या है, ये बुराई थोड़ी है, ये सच है। ये कह रहे ये सच है ना। तो भैया ये हो गया तुम्हारा हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में इतना ही पढ़ना था, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी शायद इतना ही है। तो पहले इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन भी हुआ करता था। सीधे बैठो महाराजा। हाँ, पहले इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन भी होता था, इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स भी थी, आई ईयर ये सब पढ़ना था। अब वो सब नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में नहीं है उसके बाद भी, एंड दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि मुझे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो पूरा ही पढ़ाना है ना, उसमें 2 चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइन। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में से पास होता है। ठीक है। सो इट पासिस वाया कौन सा कैनाल? न्यूरल कैनाल, या इसी न्यूरल कैनाल, बेटा कॉन्सेंट्रेट नाउ। न्यूरल कैनाल वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पाया जाने वाला फोरामेन होता है। फोरामेन मतलब ओपनिंग। तो रीढ़ की हड्डियों के जो फोरामेन होते हैं, 26 हड्डियां हैं और सब में छेद है, तो सारे छेद जब ऐसे लाइन से अलाइंड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कैनाल बन जाएगा। तो उसी कैनाल को क्या कह देंगे? न्यूरल कैनाल कह देंगे। और उसमें कौन पास होगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर्स की हो सकती है। 42 टू 45 सेंटीमीटर्स। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी मैंने बताया था तुम्हें मेनिंजेस होती हैं। स्पाइनल मेनिंजेस नहीं बताई थी? भूल जाते हो तुम लोग सब। इसके ऊपर ये ब्रेन वाला पार्ट होगा। ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होती हैं मेनिंजेस। और मेनिंजेस में क्या क्या लेयर्स थी? डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी थी? पाया मीटर।
तो ये जो मैंने पिंक कलर से लेयर बनाई है, ये क्या है? ये पायामीटर है। कर लिख देते हैं। ये जो पाया, देखो स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन पायामीटर आगे फिलामेंट की तरह से एक्सटेंड हो जाता है। तो इस पायामीटर को ही कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। बोल के बताओ। देखो टर्मिनल मतलब होता है एंड, और फाइलम मतलब फिलामेंट। तो पायामीटर कैसे एंड हो रहा है? फिलामेंट बन के एंड हो रहा है, तो नाम हो गया फाइलम टर्मिनेल। ठीक है। और बेटा यहां से स्पाइनल कॉर्ड की, यहां से नर्व्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? बहुत सारी नर्व्स ऐसे। तो ये देखने में ऐसे लगता है जैसे कि घोड़े की पूंछ हो। हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ देखी? घोड़े की पूंछ ऐसे खत्म होती यूं यूं, जैसे गाय की पूंछ है वो ऐसे खत्म होती है। अरे भाई, गाय नहीं देखी? किस कलर की होती है? हाँ, व्हाइट क्या होता है? वो बहुत सारे कलर हो सकते हैं। व्हाइट कलर की भैंस देखी है? वो किस कलर की होती है? अब ये ना कह देना बहुत सारे कलर की होती है। ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, गुलाबी भी होती है। मूवी में थी, एक मूवी में गुलाबी भैंस थी। नहीं पता? मूवी थी मटरू की बिजली का मंडोला, उसमें गुलाबी भैंस दिखाया हुआ है। तो ये घोड़े की पूंछ में जो बाल होते हैं ना, यहाँ से ऐसे लंबे लंबे होते हैं। तो यहाँ पूंछ तो यहीं खत्म हो गई, उसके बाल यहाँ पे हैं। यहाँ पूंछ इधर तक आई है, बाल छोटे छोटे। ये किसके जैसा दिख रहा है इन दोनों में से? केस वन, केस टू? केस वन, इसीलिए इसको कह रहे हैं अपीयर्स लाइक ए हॉर्सेस टेल। ओके। तो इस अपीयरेंस को बेटा कहते हैं कॉर्डा इक्विना। क्या कहते हैं? देखिए, जो घोड़ा होता है उसका जूलॉजिकल नेम होता है इक्वस इक्वस। ये किसका जूलॉजिकल नेम है? घोड़े का। अच्छा, तुम्हें पता नहीं होगा, तुम गधों की बात करो। इक्वस एसाइनस, ये कौन है? गधे हैं। इनको आप जरूर मतलब इससे अपनापन महसूस करेंगे आप। ठीक है। ये इक्वस 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 असाइनस। तो इक्वस वर्ड यहां देखो मैच कर रहा है। इक्वस, इक्विना। स्टैंड लगा ली बेटी। इक्वस, इक्विना। और टेल को कहते हैं कॉडा। टेल को क्या कहते हैं? कॉडा। तो इट अपियर्स लाइक ए हॉर्स टेल। तो ये कॉडा मतलब टेल हो गया, और ये इक्विना मतलब हॉर्स हो गया। ठीक है। इसके अलावा नर्व्स तो हमारे क्रेनियल पार्ट से भी निकलेंगी, तो इनको कह देंगे क्रेनियल नर्व्स। क्या कह देंगे? और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी उनको स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से निकली तो क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकली तो स्पाइनल नर्व्स। तो देखो यहां पे मैंने तुम्हें एक दिन पढ़ाया था CTLSC। अरे वर्टिब्रल कॉलम में नहीं पढ़ाया था? कुछ याद ही नहीं रहता है तुम लोग को। पलट के देखो, नहीं मैं अभी मारूंगा, मैं बहुत तुमको, मैं बता रहा हूँ। अभी डंडा मंगाऊंगा, उस पर कटीला तार बंधवा के एक ही बार में छील दिए जाओगे। फटाफट देखो जल्दी। अरे लोकोमोशन मूवमेंट में होगा भैया, कहाँ न्यूरल में ढूंढ रहे हो? ले निकल गए आगे रीढ़ की हड्डी। एक चार्ट बनाया था मैंने एक्सियल स्केलेटन का, उसमें लिखा था CTLSC, सर्वाइकल थोरैसिक लंबर सैक्रल कोकिजियल।
तो जब रीढ़ की हड्डी में ये सारे पार्ट हो सकते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में भी तो ये सारे पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इन्हीं के बीच में से तो पास हो रही है। तो इसलिए यहां पर भी हिस्से हो गए, देखो CTLSC। तो ऐसी नर्व्स ऐसी नर्व्स जो थोरैसिक पार्ट से निकलेंगी, इन्हें क्या कहोगे? इन्हें क्या कहोगे? थोरैसिक नर्व्स। ऐसी नर्व्स जो लंबर रीजन से निकलेंगी क्या कहलाएंगी? लंबर नर्व्स। ऐसी नर्व्स जो सैक्रम मतलब सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी? अब देखो यहां पर मैंने एक ही तरफ दिखाया है कि नर्व निकलती दोनों तरफ है, ठीक है? मुझे जगह चाहिए ना, सारा थोड़ी गंदा कर दूंगा मैं। इधर से थोरैसिक निकल रही है, लंबर निकल रही है। तो देखिए क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल नर्व को मिला के हम बना देते हैं किसका हिस्सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये ब्रेन है। अरे ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व्स और ब्रेन से निकली हुई नर्व्स ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खुद सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें भी दो हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो पीएसएनएस पैरासिम्पैथेटिक है और ये दोनों किसका हिस्सा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। समझे कि नहीं? तो हमारे बॉडी में ऐसी ऑर्गन्स जिनको कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, तो उन ऑर्गन्स में जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो कहां से आती हैं? क्रेनियल और सैक्रल से। ठीक है? जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर को नर्व कहां से आती है? सैक्रम, ये वाली सैक्रल नर्व आती है। ठीक है? तुम्हारे फेस पे कौन सी नर्व आती है? क्रेनियल नर्व्स आती है। तुम्हारे लैरिंग्स पे, तुम्हारे हार्ट पे, तुम्हारे स्टमक, तुम्हारे इंटेस्टाइन तक कौन सी नर्व पहुंचती है? क्रेनियल। 10th क्रेनियल नर्व। 12 जोड़े होते हैं क्रेनियल नर्व के, तो जो 10वीं वाली होती है वो बहुत सारे ऑर्गन्स में जाती है। और 10वीं क्रेनियल नर्व इसीलिए सारी में से सबसे लंबी होती है। ठीक है? हाँ, तो तुम्हें इतना याद रखना है बस कि सिंपैथेटिक में कौन सा हिस्सा आएगा? थोरैसिक और लंबर। और पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा आएगा? क्रेनियल और सैक्रल। इसी वजह से बेटा ये नाम लिखे हुए हैं, जरा पढ़ के देखिए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम, आप समझे क्यों लिखा होता है? और इसका दूसरा नाम थोरैसिको लंबर, क्योंकि इसमें कहां से नर्व्स आ रही हैं? थोरैसिक वाली और लंबर वाली। नहीं समझे बात? समझ गए? ये पढ़ाया था मैंने तुम्हें कभी? याद करो, कभी तो पढ़ाया था। अरे जब सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन समझा रहे थे 5 करोड़ साल पहले, तब बताए थे कि स्पाइनल कॉर्ड को काटेंगे तो कुछ ऐसा अंदर से दिखेगा। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ऐसे कटा हुआ है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे कटा हुआ है, तुम ऐसे देख रहे हो। ठीक है? तो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ से नर्व्स निकल रही हैं, ये देखिए निकली। ये देखो वेंट्रल साइड से भी निकली। अरे स्पाइनल कॉर्ड ये वाला साइड क्या है? डॉर्सल है कि वेंट्रल है? देखो ये ऐसे व्यक्ति खड़ा है, उसका स्पाइनल कॉर्ड है, अपना ही निकाल दिया। तो ये वाली साइड आगे वाली साइड हुई, ये पीछे वाली साइड हुई।
तो ये वेंट्रल हुआ, ये डॉर्सल हुआ, इसको ऐसे काटा, ऐसे कर दिया, तो जो वेंट्रल था वो नीचे हो गया और जो डॉर्सल था वो ऊपर हो गया। तो ये वाली साइड डॉर्सल है, ये वाली साइड वेंट्रल है। तो अगर इधर दोनों साइड से नर्व निकलेगी तो क्या कहलाएगी? डॉर्सल नर्व। नहीं है क्या? है? नहीं, फोटो नहीं है क्या ये वाला? तो डॉर्सल नहीं हो सकता, ना भी पढ़ा है वो कभी। पढ़ा है? पढ़ा है मैंने। गुड। तो ये डॉर्सल है ये वेंट्रल है। अब ये बात है ना कि भाई आपको याद होना चाहिए, जब सर ने पढ़ा दिया है तो तुम्हें तुम्हें खुद बताना चाहिए, हाँ हाँ सर आपने पढ़ाया था, आपने भी बताया था कि डॉर्सल वाला जो होता है सेंसरी होता है। और इसके लिए कोड भी आपको बता सकते हैं, देखिए हमेशा ऐसे याद कर लीजिए। DSVM, डॉर्सल रूट हमेशा सेंसरी होता है, डॉर्सल सेंसरी, वेंट्रल मोटर। और सेंसरी कौन होगा? सेंसरी वो होगा जो सिग्नल को रिसीव करेगा, जो सिग्नल को रिसीव करेगा। और मोटर कौन होगा? जो सिग्नल को एमिट करेगा। तो देखो वेंट्रल रूट से सिग्नल बाहर जाता है और डॉर्सल रूट से सिग्नल अंदर आता है। और इसके अंदर ये जो न्यूरॉन है इसकी शक्ल देख के बताओ कैसा है? ये सूडो यूनिपोलर। ये ऐसा नहीं दिख रहा है, ये देखो सेल बॉडी हो गया और ये दो हिस्से हैं इसके, देखो। तो कौन सा है ये? सूडो यूनिपोलर। ठीक है? और देखो दोनों साइड है। तो मान लो तुमसे कह दिया जाए कि एक सवाल में कि इंजरी हो गई और ये वाला वेंट्रल रूट कट हो गया, तो बताओ क्या होगा? जिस ऑर्गन तक सिग्नल जाना था काम करने के लिए उस ऑर्गन तक सिग्नल नहीं जाएगा, यानी स्टिमुलस का रेस्पॉन्स नहीं आएगा। और अगर डॉर्सल रूट कट जाए तो रिसेप्टर से सिग्नल नहीं आएगा सीएनएस में। रिसीव कर रहा है ना ये सीएनएस है। स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है? सीएनएस का। यहां सिग्नल किधर से आता होगा? एक तो मुंह बना के बैठ जाते हैं सब। रिसेप्टर है, रिसेप्टर से सिग्नल आ रहा है किस तरफ? सीएनएस की तरफ। तभी तो पगलों क्या कह रहे हैं इसको? सेंसरी। और सीएनएस से किधर जाएगा? इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर कौन होता है? जो काम करता है। हम मारेंगे बहुत तेज अभी, हम सच में पटक देंगे अभी उठा के। तो पढ़ाई हुई पूरी चीज का तुम चौपट कर देते हो। गरम प्लेट पे हाथ टच हुआ उल्लू, तो यहीं तो गर्मी लगेगी। यहां रिसेप्टर है, रिसेप्टर से सिग्नल नहीं जाएगा सीएनएस में। फिर हाथ नहीं हटाओगे, रखे रहोगे। बहुत अच्छा लग रहा है, छाला पड़ जाए। जब हाथ हटाओगे तो यहां की मसल ने काम किया कि यहां की मसल ने काम किया? दोनों ने काम किया। अरे उल्लू, इसने काम किया, बाइसेप्स ने। इसने क्या किया? इसने तो बाद में किया। हाथ तो पहले हटाना, उसके बाद तो इस वाले ने भी काम किया, आई अम्मा। रिफ्लेक्स कौन लेके आया? ये बाइसेप्स। ये रिसेप्टर है, यहां यहां इफेक्टर है। रिसेप्टर से सिग्नल गया सीएनएस को, चाहे ब्रेन चाहे स्पाइनल कॉर्ड, और वापस आया किसको? मसल को। तो गया इधर से सीएनएस में, अब आया इधर से। तो अगर तुमने इसको काट दिया सिग्नल जाएगा ही नहीं, गरम प्लेट पे हाथ रख के रह जाओगे। नहीं, फर्क तो पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, छाला पड़ जाएगा यहाँ। ठीक है? ऐसे तो फिर बहुत बढ़िया हो जाए, सारी नसें कटवा लो यहाँ की, अब कोई दर्द नहीं है जीवन में। है? वही तो कह रहा हूं मैं। तो बेटा यहां पर ये याद रखना, क्या? DSVM, डॉर्सल सेंसरी वेंट्रल मोटर। हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है, आप पढ़ नहीं रहे हैं। ये जो इतना मोटी गड्डी लेके अब बैठ गए हो नोट्स की, इसको पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या मतलब है? कम से कम MBBS में पढ़ लिख के चले जाओ, तब तो पता चलेगा कि हाँ बड़ी काम की चीज दी थी, कि फर्स्ट ईयर भी निकल जाएगा नोट से। यही वहां लिख दोगे तो वहां पास हो जाओगे। समझे कि नहीं? बस वहां थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना रहेगा, तब तक बुद्धि खुल जाएगी उतनी।
थोड़ा रोज घुटने पे ऐसे टीप मारा करो रोज। अब ये ना कहना सर आपकी ऐसे ही बुद्धि खुली थी क्या। बहुत बदमाश हो तुम लोग, कुछ भी बोल देते हो। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत समय है बेटे अभी, काहे चिंता कर रहे हो। वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है। क्या हुआ नितेंद्र, बहुत दुखी रहते हो यार तुम। ले बोलते ही दुखी हो गए। किसी व्यक्ति को आप 4-5 बार बोल दीजिए, क्यों गुस्सा हो, अपने आप गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों दुखी हो। दुखी नहीं है, 4-5 बोलो, फिर देखो रोने लगेगा, एकदम आंसू आ जाएंगे यार। उसको लगेगा कि अरे तुम समझ गए, तुम ही मेरे असली दोस्त हो। चलिए, तो देखिए जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, वॉलंटरी और इन, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। और इनवॉलंटरी के दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। इनवॉलंटरी को ही ऑटोनॉमिक कहते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारे बॉडी में ऐसी बहुत सारी ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक भी काम करता है और सिंपैथेटिक भी काम करता है, और परिस्थिति के अनुसार उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट रेट की बात करें, जब भी हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे तुमको दिमाग में रखना है कि कंडीशन कैसी है, रेस्टिंग। और सिंपैथेटिक यानी कि स्ट्रेनस, यानी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी या कुछ ऐसा ज्यादा हो रही है, एक्सरसाइज हो रहा है या कुत्ते ने दौड़ा लिया, वही एग्जांपल लेता हूं बार बार। तो हार्ट रेट बताओ रेस्टिंग कंडीशन में ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, कम है। सिंपैथेटिक क्या करता है, बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर कम रखेगा, वो ज्यादा कर देगा। आई, आंखों में ये जो पुतली होती है ये फैल जाती कि सिकुड़ जाती, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, पुतलियों को सिकोड़ देगा ताकि कम लाइट आंखों में जाए। ठीक है। जब हमारे को स्ट्रेनस कंडीशन होती है ना तो उस समय प्यूपिल डायलेट हो जाती है। मान लीजिए आपके पीछे कोई तलवार लेके दौड़ रहा है, तो आपको रास्ता साफ दिखना चाहिए, नहीं तो भागोगे कैसे। उस समय भले आंखें कमजोर हो, चश्मा लगा हो, लेकिन विजन अच्छा हो जाता है। इमरजेंसी की बात है ना, बचना है। एक को मारा सट्ट से निकल गए ऊपर, तो समझ जाओ। सिंपैथेटिक में क्या होगा, डायलेशन होगा। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर मसल्स, ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, यूरिन पास हो जाएगा। तो यहां पर पैरासिम्पैथेटिक वाले केस में नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। एक बात बताओ, कि कनपटी पे बंदूक लगाए रहेगा तो उससे क्या, भैया रुको जरा होके आते हैं, नहीं। कुत्ता दौड़ाएगा तुरंत भागोगे ना, या कुत्ते से कहोगे ए कुत्ते रुको पहले मैं फ्रेश हो लूं, नहीं ना। इंस्टेंट बॉडी किधर ध्यान भटका देगी, एसएनएस की तरफ। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वो कहेगा कि अरे भैया जिंदा बच जाएंगे तो मिक्टूरेशन भी कर लेंगे, नहीं तो मार देगा तो वैसे ही हो जाएगा, सब रिलैक्स। है कि नहीं, नहीं समझे बात। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को आपने डांट दिया तो हो जाती है, होता है, कई बार होता है, मूवी में भी दिखा देते हैं। तो बेटा उनको इसलिए हो जाती है कि उनका रिफ्लेक्स अच्छा नहीं होता, अभी अभी धीरे धीरे डेवलप होगा तो वो सही हो जाएगा। ठीक है। अरे बहुत सारे बच्चे तो 6-6 7-7 साल तक डायपर पहन के घूम रहे होते हैं भाई, उसमें क्या ही करोगे, तो जैसे डेवलप होगा रिफ्लेक्स, नहीं एक दूसरे को क्या देख रहे हो तुम, जब डेवलप हो जाएगा रिफ्लेक्स तो सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो हाँ, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स, पीएसएनएस क्या करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, और एसएनएस क्या करता है, उनको बेटा इनहिबिट कर देता है। तो इनहिबिट होंगी तो रिलैक्स्ड होंगी। जिस समय बॉडी में इमरजेंसी है तो बाकी सारे फंक्शंस को बॉडी सीज कर देती है, इमरजेंसी से निपटने के लिए खून कहाँ भेजती है ज्यादा। ठीक है। अगर तुम बहुत एंजाइटी में और बहुत एक्साइटमेंट में हमेशा रहोगे, तुम्हारा खाना भी नहीं पचेगा सही से, क्योंकि उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सारी इन एक्टिविटीज को कर देता है कम, डाइजेस्टिव जूस कम हो जाता है, सलाइवेशन कम हो जाता है, घबराहट में मुंह नहीं सूख जाता।
तो जितने इंटेस्टाइनल सेक्रीशन है उनको भी क्या करता है सिंपैथेटिक वाला, कम कर देता है। तो नॉर्मली कौन बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक। जब तुम सामान्य रूप से रहोगे तभी तो खाना वाना पचेगा। जो हमेशा टेंशन में रहता है उसका खाना सही से पचता नहीं है। ओके, आप सब सोच रहे हैं अच्छा सर इसीलिए हमारा खाना नहीं पचता। कुछ लोगों का पेट हमेशा ही खराब रहता है, जब बाहर का खाते रहोगे तो खराब ही रहेगा। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, पेरिफेरल ब्लड वेसल मतलब जैसे हाथ में ये हथेली पेरिफेरी हो गई, पैर का तलवा पेरिफेरी हो गया। जब हमें डर लगता है तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडे क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ खून की कमी हो जाती है। खून की कमी क्यों हो जाती है, यहाँ की ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है। तो खून यहाँ क्यों कम कर दिया गया, खून को भेजा गया किधर, ब्रेन की तरफ, ताकि इसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिले और ये सोच सके कि इससे कैसे निपटना है। नहीं समझे बात। जब झूठ पकड़ा जाता है तो क्या होता है, झूठ छिपाने के लिए दूसरा झूठ पकाते हैं दिमाग में, तो वो विचार तो आने चाहिए ना। फिर वो पकड़ा गया, उसमें सवाल उठा तो अगला पकाया, फिर और फिर पकाते पकाते तड़ाक से एक झापड़ पड़ा, सारा शांत हो गया। कह लो अब लो, जिसके लिए बच रहे थे वो तो हो गया, अब क्या झूठ बोलना, सरेंडर, है ना। क्यों भाई, वैसे समझदारी इसमें होती है कि अगर किसी अपने के सामने पकड़े जाओ तो तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है, कम से कम अपनों से रिश्ता बच जाता है। परायों से तो वैसे भी रिश्ता नहीं रखना है, रिश्ता किससे रखना है, अपनों से रखना है। तो अपने अगर आपका झूठ पकड़ लें तो आपको क्या कर देना चाहिए। हाँ, हैं। स्केलेटल मसल्स, इनको ब्लड सप्लाई ज्यादा दोगे कि कम दोगे, कब, कोई काम नहीं कर रहे, रिलैक्स हैं, तो कम देंगे। और कुत्ते ने दौड़ा लिया तो ज्यादा देंगे, क्योंकि मसल को फिर काम करना है, भागना है। उसके बाद देखिए हम लोग क्लास 12th में चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी दो एस्पेक्ट में पीएसएनएस और एसएनएस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, मेल में जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, मेटिंग के लिए जो ऑर्गन होता है उसको कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं, और पेनिस से स्पर्म ट्रांसफर होना है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में। तो इसके लिए पेनिस को इरेक्ट होना चाहिए। तो पिनाइल इरेक्शन मतलब पेनिस का इरेक्ट हो जाना। और पेनिस का इरेक्शन कौन करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा पहले से तो पेनिस इरेक्ट नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, इजैकुलेशन क्या है, सीमेन जानते हैं सब लोग। व्हाट इज सीमेन, स्पर्म्स और जो ग्लैंड के फ्लूइड होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा जिसको कहते हैं, उसको मिला के सीमेन कहा जाता है। तो मेल बॉडी से सीमेन का निकलना कहलाता है इजैकुलेशन, और फीमेल बॉडी में पहुंच जाना कहलाता है इनसेमिनेशन। तो इजैकुलेशन पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट करता है, लेकिन सिंपैथेटिक करवाता है। तो जो मेटिंग एक्टिविटी होती है, मेटिंग होती है, मेटिंग के बाद इजैकुलेशन होता है। तो मेटिंग किसकी वजह से हुई, पीएसएनएस की वजह से, क्योंकि पिनाइल इरेक्शन करवाया इसने। और इजैकुलेशन किसकी वजह से हुआ, सिंपैथेटिक की वजह से। तो वो ये कंट्रोल करता है। ठीक है। तो बस इस चैप्टर में मुझे इतनी ही बातें आपको बतानी थी। अब तुम इसको आराम से पूरा कर सकते हो। मिड ब्रेन के बारे में तो एनसीईआरटी में लिख लिया होगा, लिखा नहीं लिखा, तो यहां से शुरू करो वेंट्रिकल बनाना। ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे एक्सक्रीशन है, न्यूरल कंट्रोल है, और इसके बाद जो पढ़ाएंगे केमिकल कंट्रोल,
ये कठिन चैप्टर हैं सवालों के हिसाब से। इनके सवाल जब पूछे जाएंगे तो आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे, इसलिए सही से पढ़ लेना। और जब पढ़ो तभी साथ के साथ सवाल भी करना। 2 बार 3 बार पढ़े टॉपिक को, फिर सीधे क्वेश्चन करो। सवालों के माध्यम से सीखो कि कैसे पूछा जाता है।
हो गया? करो। ये तो पहले बना रखा है डायग्राम, ये लिख लीजिए। हेडिंग डालना एएनएस। ये क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स हम पढ़ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे। ठीक है।
हो गया। तो ये चैप्टर आपका फिनिश है। और देखो, मैं तो चैप्टर फिनिश करते जा रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरे चैप्टर फिनिश हो रहे हैं, तुम्हारे पता नहीं फिनिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तुम अभी कौन से चैप्टर पे हो पढ़ रहे हो? बॉडी फ्लूइड्स। एक्सक्रीशन भी पढ़ा दिया, लोकोमोशन भी हो गया, न्यूरल भी हो गया। 11th के दो बचे हैं, एनिमल किंगडम और केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, फिर एनिमल किंगडम भी हो जाएगा। फिर उसके आगे 6 चैप्टर बचे खाली 12th के, वो भी हो जाएंगे। तुम कैसे करोगे? तुम वो स्पीड नहीं पकड़े हो अभी जो होनी चाहिए, है ना? तुम इंतजार करते हो टेस्ट का, फिर 4 दिन जब बचता है टेस्ट में, तब एड़ी चोटी का जोर लगाते हो टेस्ट के लिए, लेकिन बाकी दिनों में करंट का रिवाइज नहीं करते। ठीक है, ये नियम होना चाहिए कि जब अगली क्लास में बैठे, अब जैसे आपको मालूम है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाया जाएगा, तो एनसीईआरटी के 2 पेज पढ़ के बैठे क्लास के अंदर, तब तो कुछ बोल पाएंगे हार्मोन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़ा रखे हैं पहले, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ये सब क्या होता है, ये आपको पढ़ के बैठना चाहिए, है ना? सोचो, जब तुम सपोर्ट नहीं करते हो अपने बोल बोल के, तब मैं यहां तक खींच लाया सिलेबस। तो सपोर्ट करते, सपोर्ट करने का मतलब रेस्पॉन्सिव होना चाहिए क्लास में। ठीक है, तो हमें बुलवाना पड़ता है, बोलो इसको, बोलो ये क्या लिखा है ना? तो ये रिस्पॉन्सिवनेस आपकी तरफ से होनी चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है, कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी। क्या भैया? देखिए, यही नहीं आया, यस सर नहीं निकलता मुंह से, है? थोड़ा पढ़ो, ज्यादा तो पढ़ते नहीं हो, थोड़ा तो पढ़ो। थोड़ा करते करते ज्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अब देखो हर चीज में यस सर चलता रहेगा, ये चीजें पाइलअप हो जाएंगी, फिर इकट्ठा होते होते बंडल बन जाएगा, फिर शुरू करोगे जीरो से, सब नया नया लगेगा। क्या है? मार खानी है? नहीं, बोलो ना यस सर। कुछ है नहीं आज फेंकने के लिए मेरे आसपास? नहीं, स्कूल में होता था टीचर ऐसे करके चौक फेंक देते थे, अब ये तो नहीं। डस्टर भी फेंकते थे? कौन कौन डस्टर खाया फेंकाया हुआ? अरे, तुम लोगों से बच के रहना पड़ेगा, ढीठ लोग हैं ये। भाई, जिनके ऊपर डस्टर फेंका जा सके, इन्होंने कितना एजिटेट किया होगा टीचर को, कितना उकसाया होगा, ये सोचने वाली बात है। क्या किए थे भाई? बात कर रहे थे, बस इतने पे? मतलब मेरी तरह नहीं है कि गुस्सा नहीं होते, है ना? मैं कभी गुस्सा करता हूँ? कभी नहीं। अच्छा, गुस्सा गलती से होता है? ऐसा ना बोलो कि अभी वही एपिसोड हो जाए, हैं? बाई मिस्टेक से हो जाता है, हमसे थोड़ी होता है। चलिए, तो फिर अब
धन्यवाद आपका। रिवाइज कर लीजिएगा। सब नहीं बोल रहे हैं, जबरदस्ती करनी पड़ती है।